इंडिया का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है सार्क सारे कंट्रीज के साथ, जापान के साथ है, यूएसए के साथ है। करेंसी स्वैप मतलब एक्सचेंज होता है जब दो रुपी या डॉलर के साथ जो दो करेंसीज एक्सचेंज होता है, एक फिक्स रेट जब हो जाता है एक्सचेंज थ्रू एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी स्वैप गवर्नमेंट भी कर सकता है, सेंट्रल बैंक भी कर सकता है। टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए छोटा मोटा कोई ट्रेड वगैरह कर रहा है तो थोड़ा सा पैसा कमती पड़ा तो इमीडिएटली करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से पैसा निकाल लेगा, ताकि लॉन्ग टर्म में बाद में अरेंजमेंट कर पाए पैसे का। शॉर्ट टर्म में कभी कभार हो जाता है ना, ट्रेड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो फिर से कहाँ से मैं डॉलर लेके आऊँ, तो उस टाइम में एक शॉर्ट एग्रीमेंट रहेगा, फटाफट तब के तब वो डॉलर दे देगा, बाद में फिर उसको मैनेज किया जाएगा ताकि बाद में फ्यूचर में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना रहे। आरबीआई और बैंक ऑफ जापान ने भी एग्रीमेंट किया है, म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन द स्वैप रेट, एक डिसाइडेड स्वैप रेट जैसे 1.52 जापानीज येन और इंडिया के 1 रुपये, इस तरीके से एक डिसाइडेड स्वैप रेट पे एक स्पेसिफाइड पीरियड तक के लिए उसको फिर रिटर्न करना पड़ेगा वो पैसा, जैसे सपोजिंग 3 महीना या 6 महीना मैक्सिमम, इस तरह के स्पेसिफाइड पीरियड में रिपे करना पड़ता है वो स्वैप रेट का वैल्यू। नवंबर 2012 में सार्क का जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी था वो केम इनटू ऑपरेशन। करेंसी स्वैप बेसिकली होता है ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, टिल लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जब तक नहीं होता है तब तक के। सार्क के साथ करेंसी स्वैप फैसिलिटी में वो यूएसडी मतलब डॉलर दे सकता है, यूरो दे सकता है या तो इंडियन रुपी दे सकता है टू ईच सार्क मेंबर, कोई भी सार्क मेंबर। वो लोग नेपाली करेंसी देगा, हो सकता है इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो आईएनआर का भी जरूरत हो सकता है, इंडियन रुपी का, या श्रीलंका इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसको मिल जाएगा इमीडिएटली आईएनआर, यूरो भी मिल सकता है, ये सब स्टेबल करेंसी। टोटल कॉर्पस 2 बिलियन का है, सारा सार्क कंट्रीज को मिला के 2 बिलियन तक दे सकता है, मिनिमम जो है 100 से मैक्सिमम 400 मिलियन तक पर ईच कंट्री, और ये 3 महीना का टेनर रहेगा, लेकिन 2 रोल ओवर मिलेगा, मतलब 3 मतलब टोटल 9 महीना मैक्सिमम। नहीं कर पाया तो और 3 महीना, फिर पेमेंट नहीं कर पाया और 3 महीना, 9 महीना बाद कोई भी सार्क कंट्री हो पैसा तो देना ही पड़ेगा। फैसिलिटी सारा सार्क मेंबर्स को मिल सकता है, लेकिन फिर एक बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा, 1:1 जाके करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो भी आके साइन करके कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी रहता है, गोल्ड रहता है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग रोड जो आईएमएफ के पास रहता है, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ये टोटल मिला के होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। करेंसी स्वैप से इंडिया को क्या बेनिफिट रहेगा, यही कि डॉलर आ जाएगा तो एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाएगा। फॉरेक्स रिजर्व का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो है ही, हम लोग फॉरेक्स खरीद के रखते हैं, अगर वोलाटिलिटी आ गया, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगा, और स्पेकुलेशन जो है स्टेबिलिटी आ जाएगा करेंसी एक्सचेंज। श्रीलंका के साथ रिसेंटली इंडिया ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, ये अच्छा होगा इंडिया के लिए क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चाइनीज़ लोन के ऊपर एक डेट ट्रैप में फंस गया है। ये एग्रीमेंट एक रेस्क्यू पैकेज है उन लोगों के लिए एक्सटेंडेड बाय इंडिया गवर्नमेंट, अपॉर्चुनिटी है जैसे इंडिया श्रीलंका का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सकता है। ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के जो कोलंबो में बन रहा है वो श्रीलंका, इंडिया और जापान ने एग्रीमेंट किया था, साथ में बनाएंगे जॉइंटली, 2019 में किया था एग्रीमेंट, लेकिन इस पे अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। अपोजिशन पार्टी सारे प्रोटेस्ट कर रहा है, गिविंग अवे नेशनल एसेट्स टू इंडिया, सारे दे रहे हैं आप लोग इंडिया को। इन रियलिटी यही है कि श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी 100% मेंबर ओनरशिप रिटेन करेगा। इंडिया आज तक कभी किसी से कुछ लिया भी नहीं है। इंडिया तो कुछ क्लोज एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर रहा था श्रीलंका के साथ कि कोलंबो का ये सब पेंडिंग चल रहा है तो एक डेप्थ फ्रीज दे दीजिए आप 960 मिलियन तक, मतलब वहाँ तक डेप्थ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो एक फ्रीज दे देता हूँ या एंड एक स्वैपिंग फैसिलिटी देता हूँ करेंसी का अंडर बायलैटरल एंड सार्क अरेंजमेंट। 450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया श्रीलंका को। लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट असिस्टेंस अनइवन है और इंडिया ने एक प्रोएक्टिव अच्छा रिलेशन बिल्डिंग अप्रोच दिखाया है श्रीलंका के प्रति विद द लाइन ऑफ क्रेडिट बोलिए या करेंसी स्वैप फैसिलिटी, बायलैटरल या सार्क अरेंजमेंट में। के नेबर्स कोई एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट होने से बफर स्टेट्स की तरह काम करेंगे। इंडिया और चाइना के प्रिज्म से कभी भी श्रीलंका को नहीं देखना चाहिए। इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन आर इम्पोर्टेंट कॉर्नरस्टोन फॉर पीसफुल एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का वॉल्यूम और क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। हाई लेवल एंगेजमेंट एंड पीपल टू पीपल लिंक्स विल इंप्रूव द रिलेशंस। 19 के टाइम में हेल्थ सेक्टर में ऑपरेशन, अगर कोई वैक्सीन डेवलप करते हैं तो इंटर रीजन में उसको ट्रांसफर करेंगे। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सीमेंट द गुडविल एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बाय गिविंग रीजनल एक्सेस टू वैक्सीन। मणिपुर असेंबली में 2017 में इलेक्शन लड़ा गया था, टोटल सीट 60 है और मैजिक नंबर डेफिनेटली 31 होगा। नेशनल कांग्रेस ने 28 सीट जीता था, बस 3 नंबर उसको चाहिए था, 3 सीट और, लेकिन बीजेपी ने 21 सीट जीता था। फिर भी पॉलिटिकली बायस होने की वजह से स्पीकर ने अलाउ कर दिया पिटीशन और फिर बाद में वो बहुत सारा इधर उधर से एमएलएस वगैरह खरीद के और इधर से कुछ कांग्रेस से भी लेकर उसने अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया बीजेपी ने डिस्क्वालीफाई डिसाइड नहीं किया तो मणिपुर हाईकोर्ट में पिटीशन दिया
तो मणिपुर हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, वी आर नॉट टू मेडल इनटू द, वी कैनॉट इशू डायरेक्शन टू द स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट के पास क्वेश्चन चला गया वेदर स्पीकर कैन बी इशूड डायरेक्शन बाय द कोर्ट और नॉट। पे जब ये मामला का सुनवाई हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राजेंद्र सिंह वर्सेस प्रसाद कुछ थे 2007 में ये केस था, जो स्पीकर को भी कोर्ट चाहे तो इशू कर सकता है डायरेक्शन, और टाइम लिमिट दिया 3 महीने के अंदर में मणिपुर का स्पीकर को डिसाइड करना है, इससे ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते। जजमेंट में ये भी सुझाव दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए और एक परमानेंट ट्राइब्यूनल जो रिटायर्ड जजेस हेड करेगा वही लोग डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन, क्योंकि स्पीकर जो किसी पार्टी से रहता है तो बायस्ड हो सकता है, इसलिए रिटायर्ड जजेस को रख दिया जाएगा एक ट्राइब्यूनल बनाकर। एंटी डिफेक्शन केस बहुत बढ़ रहा है तो हर स्टेट में वो देखेगा। एंटी डिफेक्शन बेसिकली एक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर होता है पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर स्विच करता है टू अदर पॉलिटिकल पार्टी। ये 52nd अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था, 10th शेड्यूल में ओरिजिनली नहीं था। डिसाइडिंग अथॉरिटी हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, तो स्पीकर होता है या तो फिर चेयरमैन होता है, या तो अगर कोई उसके बिहाफ में काम कर रहा है कोई भी वॉलंटरीली अपना पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है या वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, 6 महीने का टाइम रहता है, और इंडिपेंडेंट अगर इमीडिएटली पोल में जीतने के बाद ही तुरंत अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड रहता है। ये अगर छोटा मोटा पार्टी का 2/3 का मेंबर्स अगर ज्वाइन कर लेता है, मतलब अगर टोटल 30 मेंबर है उसमें 20 मेंबर ज्वाइन कर लिया टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, स्पीकर कैन गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये न्यूट्रल रहने के लिए। कोर्ट ने बहुत सारा इंटरप्रिटेशन दिया है ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेके, जैसे वॉलंटरी रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है, जैसे ये भी हो सकता है कि अगर कोई बैड कंडक्ट ऑफ द मेंबर से भी पता चल सकता है, जरूरी नहीं है कि वो लिख के रिजाइन करेगा। कभी कभार पब्लिकली अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है या दूसरा पार्टी की तरफ अपना सपोर्ट दिखा रहा है, वो भी दिखा सकता है कि हाँ ये वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप की तरह ही है। सेकंड अमेंडमेंट 1985 में जब पहली बार आया था तो जुडिशियल रिव्यू नहीं था, लेकिन अभी जो स्पीकर जो डिसीजन लेगा कि हो तो होलो केस 1993 में ये बनाया गया था कि जो भी डिसीजन स्पीकर लेगा उसके ऊपर एक जुडिशियल रिव्यू रहेगा। जनवरी 2020 में ये रिसेंटली 3 महीने का टाइम दिया गया था स्पीकर को अपना डिसीजन लेने के लिए। जो मणिपुर का केस हुआ ये मेघाचंद्र सिंह केस था, और मेघाचंद्र था वो MP का नाम। चंद्र सिंह केस वही जो कोर्ट चाहे तो इशू कर सकता है डायरेक्शन टू द स्पीकर, 2007 का केस था ये। अनकम्पेटेंट में जो भी वुमेन अभी सर्विस कर रहा है आर्मी में, वो अभी भी SSC में है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, मैक्सिमम 14 साल तक हो सकता है उसका, मिनिमम 5 साल। तो इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिलेगा, जैसे 20 साल मिनिमम होना चाहिए रिटायरमेंट बेनिफिट लेने के लिए, पेंशन वगैरह। इंडियन आर्मी में कॉम्बैट रोल में तो कोई वुमेन है ही नहीं, इंडियन आर्मी का पॉलिसी है नो वुमेन इन कॉम्बैट रोल पॉलिसी। 2019 में एक शॉकिंग डेवलपमेंट हुआ, इंडियन एयरफोर्स ने वुमेन आर अलाउड इन कॉम्बैट रोल विथ फर्स्ट वुमेन फाइटर जो है अभी पायलट्स में भी अलाउ किया है वुमेन को कॉम्बैट टास्क के लिए, मिसाइल वगैरह ये सब टॉर्पेडोस एट एनिमी वारशिप में छोड़ना। जैसे सूरी रत्ना सूरी वहाँ पे जाके शादी किया था ना साउथ कोरिया में जाके 48 AD में। RIC का ये ब्रिक्स, संघाई या सार्क से कोई लेना देना नहीं। सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था 2011 के अरब स्प्रिंग में, 2016 US इलेक्शन में, इंडियन इलेक्शन 2014-19 में। कैंपेन जेंटलिका ने बोला है FB स्कैंडल कर रहा था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दो टोटली पावर नहीं देता है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट 324 आर्टिकल के अंतर्गत थोड़ा बहुत एक गाइडलाइन देता है, नॉर्म्स देता है। 1960 में जो केरला इलेक्शन से जहाँ से इवॉल्व हुआ था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कैंपेनिंग में या स्पीच रैली में हेट स्पीच नहीं दे सकते, इंटीमेट नहीं कर सकते, ब्राइबिंग नहीं कर सकते, पार्टी इन पावर जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है वो नहीं। फिर पोलिंग डे में जो है साइलेंस पीरियड रहता है 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग। न्यू स्कीम्स वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शंस लिया है फ्री फेयर इलेक्शन के लिए, जैसे सोशल मीडिया जो कैंपेन्स होता है, जो ऐड होता है उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। फिर मेंबर्स जो करते हैं उसका एक्सपेंस लिस्ट वगैरह निकाला है, और सर्टिफाइड पॉलिटिकल एड्स ही केवल अलाउ करता है, सारा ऐड नहीं करता है। वॉलंटरी कोड है। बैलेंस पीरियड जो होता है वो पीरियड में ऐड नहीं कर सकते, रेगुलेट किया है। कैंडिडेट को पेमेंट कितना किया है सोशल मीडिया वगैरह में, ये सब कुछ हैंडल करना टोटल दिखाना पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कोई स्टेटरी लॉ नहीं है, बस एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो इन्फोर्स करता है बाई अदर्स एक्ट, जैसे IPC, CRPC, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इससे जो है वो इलेक्शन कमीशन इसको यूज़ करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई अपना लेजिस्लेशन नहीं है, पेनल्टीज वगैरह कुछ ले नहीं सकता, नॉट एनफोर्सेबल है, कहाँ से लगेगा कमीशन। लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप वगैरह को, लेकिन करना मुश्किल है क्योंकि ये ओपन नहीं है। ऐप लाया गया था फॉर टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑन इलेक्शंस वगैरह के लिए, लेकिन जो भी वायलेशन हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, लेकिन वो सिर्फ रियल वर्ल्ड के लिए, वर्चुअल वर्ल्ड के लिए नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखिए पार्टीज आया है, कैंडिडेट्स के लिए सोशल मीडिया फॉर्म्स आया है,
कंसल्टेंसी और ये SM कैंपेन्स जो सोशल मीडिया कैंपेन्स है उसके ऊपर भी रिफॉर्म्स लाना चाहिए। अकाउंट्स, फेक सोशल मीडिया कैंपेन्स या उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन देके अल्टीमेटली पोलिंग स्टेशन ये सब या इंसान का राय को बदल सकता है। राजस्थान का जो सचिन पायलट जी का जो केस है उसमें रेबल कैंप बोला है, डिफेक्शन तो आप दे रहे हैं लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। ये स्टेबल गवर्नमेंट के लिए एंटी डिफेक्शन बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक 1985 में हरियाणा का एक MLA था आया राम गया राम, उसके बाद से ये हुआ कि वो लोग स्विच करते थे MLA तो डिस्क्वालीफाई कर देता था MLA को। तो इस तरह से जो वॉलेंटरीली एक तरह से टोटली पार्टी को एग्री करना हुआ ना, व्हिप तो ठीक है लेकिन कोई डिस्क्रिशन नहीं रहा जुडिशियल रिव्यू में। तो होलन केस 1992 में ये बोला गया था कि कोर्ट शैल नॉट इंटरवेन विद द डिसीजन, लेकिन बाद में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, इन बीच में जाके दखल अंदाजी नहीं देंगे। फिर 2007 में उसको चेंज किया, बोला हाँ इशू डायरेक्शन कर सकता है स्पीकर को। राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी स्टेटस को रखने का ऑर्डर दिया है जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देते। एक डेमोक्रेसी में अपना बात रखने का अधिकार तो होता है, तो डिसेंट अगर हो रहा है किसी पार्टी के साथ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी तो जगह देना पड़ेगा ना। डिसेंट हो ही सकता है, डिसेंट को हम लोग कैसे पकड़ ले कि ये पार्टी छोड़ना चाहता है। पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा आ रहा है। प्रॉब्लम्स इसमें है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हॉर्स ट्रेडिंग, पार्लियामेंट सॉवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी, मल्टी पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस। अभी USA, रशिया, चाइना को छोड़ के इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट वेपन है जो लेके वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है कोई भी सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल से, जैसे मिशन शक्ति है वो एक्सप्लोसिव है, वेपनाइज पेलोड से डायरेक्ट एनर्जी लेजर से उसका काम करना बंद कर सकता है सैटेलाइट को। ये स्पेस डेब्रिज इससे बढ़ जाएगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बाधाएं आएंगी, डोमिनो इफेक्ट रहेगा एक, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन करने से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो जाएगा, स्पेस वारफेयर हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। स्पेस डेब्रिज बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिफेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कम से कम वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस एंड मिलिट्री एक्टिविटी स्पेस में बंद करना चाहिए। इंडिया के पास अभी तक कोई आर्म ड्रोन्स नहीं है, लेकिन होरोन TP के ऊपर वो लोग लेना चाह रहा है आर्म फोर्स, जो ये इजराइल से ले रहा है। इजराइल आर्मी, नेवी, IAF हर जगह पे ये हेरोन को लेके आएगा। और सर्चर जो है ये भी वो आपका इजराइल से ही ले रहा है। वो DRDO अपना इंडिजिनियसली रुस्तम सीरीज बना रहा है, ये अनआर्म्ड होगा, आर्म्ड भी बनाएगा जिसमें गोली बारूद भी चलेगा। USA से भी रीपर और प्रीडेटर ले रहा है, ये भी ड्रोन्स है। इंडिया इजरायली कंपनीज, डिफेंस कंपनीज को स्ट्रेंथन करने बोल रहा है टाइज, क्योंकि अभी FDI जो डिफेंस सेक्टर में लिबरलाइज्ड हुआ है, ऑटोमेटिक रूट में 74% अलाउ किया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी के लिए इंडिया अभी स्पाइक AGTM ले रहा है और हेरोन ड्रोन्स ले रहा है इजराइल से। मैक्रो इकोनॉमिक जो स्ट्रेस चल रहा है अभी और जो रेजिलेंस है जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर का, इसको लेके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट लाया गया है बाय RBI। IRDA जो 1999 में बना था, इसका वो एस्टेब्लिश किया था रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी। फुल टाइम 5 मेंबर्स है, 4 पार्ट टाइम मेंबर है, टोटल मिला के चेयरमैन को लेके 10 मेंबर। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है।